नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के विषय हिंदी के का इकाई 2 का 8वां अध्याय, जिसका नाम है मेरा विद्रोह, जिसके लेखक है सूर्यबाला। इनके जन्म परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1943 में हुआ। परिचय। इनका समकालीन व्यंग्य एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास और हास्य व्यंग्य संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंग्य श्री आदि अनेक पुरस्कार सम्मानित हुए। व्यंग्य अर्थात जो हास्य रस उत्पन्न करते हैं ऐसे व्यंग्य। प्रमुख कृतियां है मेरे संधि पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियां आदि। पाठ का पठन करते हैं। पहले गद्य संबंधी पढ़ेंगे कि प्रस्तुत कहानी में सूर्यबाला जी ने बाल मन की लालसाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अतः हमें इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी अध्याय है जो कि बच्चों के भावनाओं से जुड़ी है। किवाड़ धीरे से सरसराकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती हैं। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? इनके पिताजी, जो बच्चा है वो अपने पिताजी को देखकर डरता है। डरने के बाद उससे सवाल किए जाते हैं, है ना, और डांटा भी जाता है। बकवास मत करो, है ना, कहते हैं उनके पिताजी। मैं गुर्राता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों तक हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना। सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बेसूरते चले जाना, है ना। तो इस प्रकार से घर में अगर वातावरण खराब हो जाता है बच्चे में, पिताजी में, है ना, घर में, तो क्या होता है उस प्रकार का वर्णन किया है। ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जैसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षाओं का जहर उस प्याले में घुल जाता था। महत्वाकांक्षाएं तो पिताजी, भाई तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं, वैसा करो, वैसा नहीं, सभी कहते हैं, ठीक है। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हुए। इंग्लिश मीडियम है। मैं अंग्रेजी माध्यम में से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल की अंग्रेजी से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाओं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता था। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर दे। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात कही है लेखक ने कि भाई पिताजी ने मेहनत की, इसलिए वो 8वीं कक्षा पास। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया। सबसे आखिरी में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। 1-2 रुपये देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपये लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी, है ना। तो क्या होता है,
जब अपने से ऊंचे स्तर वाले बच्चे अपने साथ पढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार की भावनाएं आ ही जाती हैं। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता मतलब आनंद से उछलना घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था, उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जीत मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी है। मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ भी नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। हाँ, माँ बाप को भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूलते, रंग बिरंगी गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते से सजा उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसकी प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे उसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्याय के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता रहा। स्कीमें एक इंग्लिश वर्ड है। स्कीमें मतलब कुछ ना कुछ योजना बनाता। चूँकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। घर में छोटी बहन शालू और उसके छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। तंगहाली मतलब घर में आर्थिक परिस्थिति खराब होना। शायद इसी वजह से मैं विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पीटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पीटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया और दुस्साही हो गई। पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक में मुझे एक मज़ा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा 3rd ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूँ, अगले साल में फेल होऊंगा फेल। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता, अच्छा। पर पिताजी के होठ बिदक जाते। कहीं तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। खींचकर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी, माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया था, मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खेलाने की तबीयत होती थी, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती थी। देखो कितनी खराब परिस्थिति हो गई है। उसे हमेशा टोकने वोकने से उसका बर्ताव क्या हो गया, बुरा हो गया। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बूशर्ट ज़रूर मिलवाऊंगा।
मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंचर हो गई है तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो मेरा। है ना, ये सब उसकी मन में विचार चलते थे। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी। वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे। मेरा उनका खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं, ठीक है, मत पढ़े लिखे करे सारे दिन मटर गश्ती। मैं अब इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। तो पिताजी और पुत्र में बहुत ही द्वेष उत्पन्न हो गया है और दोनों के क्या करने लगे, एक दूसरे से दूर होने लगे थे। यही देख लीजिए, अभी रुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार की कोहनियों टिकाए निःशब्द कातर रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश, आकुल व्याकुल रूप मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिताजी को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसी ही अवश मजबूरी के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? तो देखिए, इसे जब बच्चे की जब विकास जो होता है वो गलत चीज़ों में होने लगता है, तो किस प्रकार से जो माता पिता होते हैं व्यतीत हो जाते हैं, व्यतीत होने के बाद में उन्हें किस प्रकार से दुख होता है, यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। उसने मुझे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों की थे। मेरे आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी, मैं संधि चाहता हूँ। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैं आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पर जब उसे पश्चाताप होता है, कहते हैं ना, पश्चाताप बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप किसी बुरा काम करते हैं और उसका पछतावा कर आप सुधरने की कोशिश करते, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। तो उसी प्रकार यहाँ पर लेखक जो है कहते हैं कि उन्हें भी इस प्रकार से बुरा लगा कि अपने पिताजी अपने वजह से रो रहे हैं, आज वो कितने दुखी है अपने वजह से। तो उन्होंने उसका पछतावा किया और सुधरने के लिए वो तैयार थे और वो अपने पिताजी से प्रेम पूर्वक रहना चाहते थे, संधि कर रहना चाहते थे। इसी प्रकार बच्चों, आपका ये जो अध्याय है जिसका नाम है मेरा विद्रोह, ये इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।